मार्च 2017 शाम के 6:45 गोरखपुर के मठ में एक सन्यासी बैठा है। अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ आवाज है अमित शाह की। वो कहते हैं, कल सुबह आपको दिल्ली आना है और फिर वहां से सीधे लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनना है। उस एक कॉल ने भारत की राजनीति को रातों रात बदल दिया। लेकिन ये सन्यासी सीएम की कुर्सी तक पहुंचा कैसे? आज की कहानी उस लड़के की है जिसे दिल्ली में नौकरी नहीं मिली, जिसने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और जो किस्मत के ऐसे खेल में फंसा कि 22 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री बन गया। चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 5 जून 1972 के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया अजय। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक सरकारी फॉरेस्ट रेंजर थे। घर में सख्त अनुशासन था। 7 भाई बहनों के परिवार में अजय दूसरे नंबर का बेटा था। पहाड़ों की वो जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। सुबह उठना, स्कूल जाना और पहाड़ों की पगडंडियों पर खेलना। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये शांत सा दिखने वाला पहाड़ी लड़का एक दिन देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता चलाएगा। अजय की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने आगे की पढ़ाई के लिए कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। यहीं से अजय की जिंदगी में पहला बदलाव आना शुरू हुआ। पहली बार वो लड़का घर से बाहर निकला था। कॉलेज की खुली हवा लगी और साथ ही चस्का लगा राजनीति का। प्रमोद रावत नाम के एक स्टूडेंट के कहने पर अजय ने आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया। उसके अंदर कुछ करने की, कुछ जीतने की एक अजीब सी भूख थी। साल 1992 आते आते अजय ने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ने की ठान ली। वो इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन एबीवीपी ने उसे टिकट नहीं दिया। लेकिन ये लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। अजय को चुनाव लड़ने का इतना जुनून सवार था कि वो निर्दलीय ही चुनाव में खड़ा हो गया। उसे लगा था कि लोग उसे अपना नेता चुनेंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो अजय की बहुत बुरी तरह हार हुई। वो पहले या दूसरे नंबर पर नहीं, बल्कि सीधे 6ठे नंबर पर आया। ये अजय के लिए एक बहुत बड़ा और कड़वा झटका था। इस हार के बाद अजय ऋषिकेश चला गया और वहां के पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था। और फिर आया साल 1993। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अजय दिल्ली आ गया। उसने खूब धक्के खाए, लेकिन उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। वो इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेला था। जब में पैसे खत्म हो रहे थे और भविष्य एकदम धुंधला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने अजय की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों गोरखपुर मठ के महंत अवैधनाथ अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। अजय के पास कोई पक्की नौकरी तो थी नहीं, इसलिए वो महंत अवैधनाथ की देखभाल करने के काम में लग गया। एम्स के उस शांत कमरे में एक भटके हुए बेरोजगार नौजवान और एक बड़े सन्यासी के बीच गुरु और शिष्य का वो रिश्ता बनना शुरू हुआ जो आगे चलकर भारत का इतिहास बदलने वाला था। महंत अवैधनाथ ने अजय के अंदर की वो बेचैनी और आग देख ली थी। उन्होंने बातों ही बातों में अजय से कहा कि वो गोरखनाथ मठ से जुड़ जाए। उस वक्त अजय के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो एक आम आदमी की तरह पूरी जिंदगी नौकरी ढूंढता रहता, या फिर सब कुछ पीछे छोड़ देता। और अजय ने दूसरा रास्ता चुना। नवंबर 1993 में बिना अपने घर वालों को कुछ भी बताए अजय चुपचाप गोरखपुर पहुंच गया। उसने अपनी मां को नहीं बताया, अपने पिता को नहीं बताया। घर वालों को यही लगा कि उनका बेटा अभी भी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहा है। महीनों बीत गए और फिर एक दिन उनके घर एक अखबार पहुंचता है। उस अखबार में एक खबर छपी थी और उस खबर को पढ़कर अजय की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार को उस अखबार से पता चला कि उनके बेटे ने सिर्फ घर नहीं, बल्कि पूरी सांसारिक दुनिया ही छोड़ दी है और वो सन्यासी बन चुका है। ये खबर सुनते ही अजय के माता पिता बदहवास हालत में गोरखपुर मठ भागे। वहां जब उन्होंने अपने बेटे को सन्यासी के भगवा कपड़ों में देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अजय के बाबा बनने का बहुत विरोध किया। एक माँ कैसे अपने जवान बेटे को सब कुछ छोड़कर भगवा कपड़ों में देख सकती थी? लेकिन अजय अब वो पुराना अजय नहीं रहा था। उसने साफ कर दिया कि वो अब लौटकर वापस नहीं जाएगा। आखिर में बहुत समझाने के बाद हार मानकर परिवार को झुकना ही पड़ा। सन्यास की सबसे कठिन परंपरा
अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद वो अपने पैतृक गांव पंचूर वापस गए, लेकिन एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक सन्यासी के रूप में। नाथ परंपरा के मुताबिक उन्हें अपनी ही मां के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगनी थी। दुनिया में इससे मुश्किल काम शायद ही कोई हो, जब कोई अपनी सगी मां के सामने भिक्षा के लिए हाथ फैलाए और हमेशा के लिए दुनियावी रिश्ते तोड़ ले। उस दिन के बाद से उनके परिवार के लोग भी उन्हें सम्मान से महाराज जी बुलाने लगे। अजय सिंह बिष्ट हमेशा के लिए पीछे छूट गए थे और जन्म हुआ था योगी आदित्यनाथ का। लेकिन योगी जी अभी सिर्फ एक सन्यासी थे, उनका राजनेता बनना अभी बाकी था। ये वो दौर था जब गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे नेताओं की तूती बोलती थी। लेकिन साल 1996 में कुछ ऐसा हुआ जिसने गोरखपुर को उसका नया और सबसे दमदार नेता दे दिया। गर्मियों के दिन थे। गोरखनाथ मठ के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कुछ छात्रों का गोरखपुर के गोलघर बाजार में दुकानदारों से झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि पुलिस ने छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा। उस वक्त छात्रों के समर्थन में जो चेहरा सबसे आगे खड़ा हुआ वो योगी आदित्यनाथ जी का था। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ऐसा उग्र प्रदर्शन किया कि वो एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। योगी जी की निडर मौजूदगी ने छात्रों के अंदर एक गजब का जोश भर दिया। प्रशासन को झुकना पड़ा और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। उस दिन गोरखपुर के युवाओं ने देख लिया था कि उन्हें जिस नेता की तलाश थी वो इसी भगवाधारी सन्यासी के रूप में उनके सामने खड़ा है। महंत अवैधनाथ जी भी समझ चुके थे कि यही उनका असली राजनीतिक वारिस है। साल 1998 में देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई। महंत अवैधनाथ जी ने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया था और उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी। उन्होंने योगी जी से कहा कि अब गोरखपुर सीट से उनकी जगह वो चुनाव लड़ेंगे। अपने गुरु की आज्ञा मानकर वो मैदान में उतरे और जबरदस्त जीत हासिल की। महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा पहुंचने वाले देश के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। जो इंसान कॉलेज का एक छोटा सा चुनाव हार गया था वो अब देश की संसद में बैठा था। साल 1998 से लेकर 2014 तक वो लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। अपनी ताकत और प्रभाव को और मजबूत करने के लिए साल 2002 में उन्होंने अपना खुद का एक अलग संगठन खड़ा किया जिसका नाम था हिंदू युवा वाहिनी। इस संगठन ने गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में उनका प्रभाव इतना बढ़ा दिया कि योगी जी का नाम पूरे पूर्वांचल में गूंजने लगा। वो हर दिन अपना जनता दरबार लगाते जहां गरीब से गरीब इंसान फरियाद लेकर आता और किसी को भी निराश नहीं लौटना पड़ता। सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। योगी जी का राजनीतिक कद हर दिन बड़ा हो रहा था। लेकिन फिर साल 2014 के सितंबर महीने में एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक महंत अवैधनाथ जी का निधन हो गया। वो इंसान जिसने एक भटके हुए बेरोजगार नौजवान को भारत का सबसे ताकतवर योगी बनाया था, वो हमेशा के लिए चले गए। गुरु के जाने के बाद योगी आदित्यनाथ जी को गोरखनाथ मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। अब एक ही इंसान के मजबूत कंधों पर मठ की धार्मिक जिम्मेदारी भी थी और गोरखपुर की पूरी राजनीति भी। गुरु के जाने के बाद शिष्य अब खुद एक सबसे बड़े मार्गदर्शक की भूमिका में आ चुके थे। यहां तक पहुंचते पहुंचते योगी जी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे। लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा मुकाम तय कर रखा था जिसका अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं था। साल 2017 आया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक और भारी बहुमत मिला। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। चुनाव बिना किसी सीएम चेहरे के लड़ा गया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका था और न्यूज चैनलों पर भी उन्हीं की चर्चा चल रही थी। ऐसा माहौल था कि वो शपथ लेने की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है, कई बार सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है। उसी रात सत्ता के गलियारों में पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल हुआ। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी नाराज चल रहे थे। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने योगी जी के नाम पर अपना पूरा समर्थन दे दिया। इस भारी दबाव और समर्थन को देखते हुए फैसला पूरी तरह बदल गया
और फिर आई 17 मार्च की वो शाम के 6:45 हो रहे थे। अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ जी को एक सीक्रेट कॉल की। उन्होंने फोन पर कहा, कल सुबह आपको दिल्ली आना है और वहां से सीधे लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री की कमान संभालनी है। जो इंसान कभी सीएम बनने की रेस में था ही नहीं, जिसने कभी इसकी इच्छा नहीं जताई थी, उसे रातों रात 22 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। 19 मार्च 2017 का वो ऐतिहासिक दिन। लखनऊ का स्मृति उपवन मैदान खचाखच भरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सामने बैठे थे और मंच पर हमेशा की तरह अपने सादे भगवा कपड़ों में खड़े होकर योगी जी ने शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। वो पल सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव का वो लड़का, जिसे एक वक्त दिल्ली में दर दर भटकने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली थी, आज वो देश के सबसे बड़े राज्य के सिंहासन पर बैठ चुका था। आज योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इतनी बड़ी सत्ता और ताकत होने के बावजूद उनकी दिनचर्या आज भी एक सच्चे सन्यासी जैसी ही है। आज भी हर सुबह वो खुद नाश्ता करने से पहले गौशाला जाते हैं और अपने हाथों से गायों को चारा खिलाते हैं। उनका वो परिवार, जिसे सालों पहले एक अखबार के पन्ने से अपने बेटे के सन्यासी होने की खबर मिली थी, वो आज भी पहाड़ों में उसी सादगी से रहता है। जब योगी जी सीएम बने थे तो उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट जी ने एक इंटरव्यू में बड़ी भावुक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उनके बेटे ने लोगों की इतनी सेवा की। साल 2022 में योगी जी ने एक नया इतिहास रच दिया, जब वो लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 37 साल के बाद यूपी में ऐसा पहली बार हुआ था। अजय सिंह बिष्ट नाम का एक लड़का पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव से निकला था। उसे नौकरी नहीं मिली। वो कॉलेज का एक छोटा सा चुनाव भी हार गया। उसने बिना किसी को बताए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और फिर एक दिन वही लड़का उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री बन गया। ये कहानी सिर्फ सत्ता या राजनीति की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक वक्त पर खुद अपनी राह खोज रहा था और आज करोड़ों लोगों को दिशा दिखा रहा है। जिंदगी ने उन्हें कभी अपने लिए कुछ प्लान करने ही नहीं दिया, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए पहले से ही इतिहास का सबसे बड़ा प्लान बनाकर रखा था। अगर ये वीडियो आपको सच में पावरफुल लगा तो इसे हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।